नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। आज से हम सभी लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम हमारा करीब 7 जुलाई को होने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को रिवीजन क्लासेस आरंभ हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सभी लोग पर्यावरण पर बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम तैयारी अपनी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टर से जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उन सब पर बात करेंगे, ताकि आप सभी लोगों को मोटा मोटा एक आकलन हो जाए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, या जहाँ कहीं भी कमी है तो उसमें आप सभी लोग सुधार कर पाएंगे। तो पहले हम सभी जो प्रत्येक पाठ है, जैसे जो लेसन हमारे होंगे उसके अंतर्गत जो भी कॉन्सेप्ट होंगे पहले उनको हम समझेंगे, फिर बाद में उनसे बनने वाले प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो खैर आगे बात करते हैं अपने लेक्चर पे। तो आज का हमारा दोस्तों टॉपिक क्या रहेगा, पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र। इसी को लेकर के हम सभी लोग आज अपनी तैयारी करेंगे। तो पर्यावरण को पहले हम सभी लोग पर्यावरण का शाब्दिक अर्थों पर बात करेंगे। पर्यावरण है क्या, पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी कभी कभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो पर्यावरण के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो परि प्लस आवरण, अगर इसका संधिविच्छेद किया जाए पर्यावरण का, जैसे कि परि प्लस आवरण, तो यहां पर परि का तात्पर्य क्या होगा, परि जो हमारे चारों ओर होता है उसका तात्पर्य, परि का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारे चारों ओर है। वहीं आवरण, तो आवरण का एक प्रकार से हम कह सकते हैं घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है जो चारों ओर से है, घेरे हुए। तो ये हो गया आपका पर्यावरण। अच्छा, पर्यावरण के लिए आसपास शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो पर्यावरण हमारा है उसके लिए आसपास शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक की एनसीईआरटी की जो हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों का जो शीर्षक दिया हुआ है उसमें आसपास इस्तेमाल किया गया। तो कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक की जो एनसीईआरटी है उसमें हिंदी में पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक का जो शीर्षक है दोस्तों उसमें आसपास इस्तेमाल किया गया। वहीं अंग्रेजी में इस शब्द के लिए हम सभी लोग लुकिंग अराउंड के बारे में या लुकिंग अराउंड के नाम से इसको हम सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जो नेशनल करिकुलम कमेटी इसके द्वारा जो सिफारिश की गई थी इस पर बात करते हैं। तो वर्ष 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कहा गया था इसके द्वारा, तो वर्ष 1975 में नेशनल करिकुलम कमेटी ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर एक ही विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, तथा इसे वर्ष 1977 में इसको लागू कर दिया गया। सिफारिश वर्ष 1975 में करी गई थी और इसे वर्ष 1977 में लागू कर दिया गया। अच्छा, कक्षा 1 और 2 के स्तर पर जब हम बात करते हैं तो कक्षा 1 और 2 के स्तर में इसमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया गया। किस किस क्लास में, तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में इसमें प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण दोनों को शामिल किया गया। जबकि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक की बात करें तो सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए, इसके द्वारा यह कहा गया था। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 के स्तर पर इसमें प्राकृतिक और, हालांकि देखो दोस्तों मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ इतना, इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो जब आप सभी लोग प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तो देख पाएंगे। पहले आप सभी लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आप सभी लोगों के प्रश्न बन सकेंगे। तो कक्षा 1 और 2 में इसमें प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को शामिल किया गया, तथा कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग भाग होने चाहिए, जिन्हें इनमें ईवीएस भाग 1 और 2 कहा जाए। जो ये होंगे वो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक लेकर के इन्हें ईवीएस भाग 1 और 2 कहा जाएगा। अच्छा, एनसीएफ 2005 में सिफारिश की ईवीएस को पूरे प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, ये दोस्तों प्रश्न आया हुआ भी है। एनसीएफ 2005 में सिफारिश की, एनसीएफ के द्वारा 2005 में सिफारिश करी गई ईवीएस को पूरे प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा एक प्रकार से हम कह सकते हैं एकीकृत रूप में पढ़ाया जाएगा। अब हम पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है, पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है इसको समझेंगे। तो पर्यावरण शिक्षण के एक प्रकार से हम कह सकते हैं निम्नलिखित महत्व है। ये तो खैर आम बोलचाल की भाषा हो गई, अब इनके जो भी महत्व है उनको समझते हैं। पहले पर्यावरण शिक्षण नागरिक चेतना को बढ़ाने में मदद करता है। जो पर्यावरण आपकी है वो नागरिक चेतना को बढ़ाने में मदद करता है। नागरिक चेतना का तात्पर्य क्या है दोस्तों, पर्यावरण को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अच्छे से समझना या उसके प्रति जागरूक होना, इन सब के बारे में पर्यावरण शिक्षण जो होता है मदद करता है। पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण और मनुष्य की क्रियाओं के बीच जो है दोस्तों संबंधों को दर्शाता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्रियाओं के बीच में संबंधों को दर्शाता है। तो पर्यावरण देखो, पर्यावरण से कोई भी मनुष्य अलग नहीं हो सकता है। पर्यावरण तथा मनुष्य के बीच एक प्रकार से सकारात्मक संबंध होने चाहिए। अगर नकारात्मक संबंध होंगे तो हमें विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो वही पर्यावरण शिक्षण में
पर्यावरण और मनुष्य के क्रियाओं के बीच संबंधों को दर्शाता है। पर्यावरण शिक्षण से हमें यह भी ज्ञात होता है कि पर्यावरण के जो जैविक घटक अजैविक घटकों के मध्य क्या संबंध है। जब पर्यावरण सभी लोग हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं तो उसके जैविक घटकों के बारे में तथा अजैविक घटकों के बारे में संबंध कौन कौन से हम उन पर भी बात करते हैं, उनको भी अच्छे से समझते हैं और वह हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। अच्छा, प्रत्येक देखो हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, उसमें प्रत्येक जीव का अपना एक अस्तित्व, उसकी अपनी एक पहचान है और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो जैसे जैविक घटक की बात करिए, जो चीजें जीवित हैं, और अजैविक घटक जैसे प्रकाश वायु हो गए, इनके मध्य कौन से संबंध है और वह हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। तो इनके बारे में पर्यावरण जो शिक्षण है दोस्तों, यह हमें बताता है या सिखाता है। आगे हमारा पर्यावरण शिक्षण दोस्तों जो होगा, हमें जो पर्यावरण शिक्षण है हमें प्रदूषण एवं उससे होने वाले प्रभावों के बारे में जागरूक करने का कार्य करता है। तो पर्यावरण शिक्षण जो होता है दोस्तों, प्रदूषण से होने वाले प्रभावों के बारे में जागरूक करने का कार्य करता है। इसमें आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि हमारा जो वातावरण उसमें कितना अधिक तापमान है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कहीं ना कहीं इसमें एक अहम योगदान है। तो इसको नियंत्रित करने की हम सभी लोगों की जिम्मेदारी, जिसके लिए पेड़ पौधे बहुत अच्छे से वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। तो खैर, पर्यावरण शिक्षण जो होता है उससे होने वाले प्रदूषण के बारे में हमें जागरूक करने का कार्य करता है या बताता है इसके कौन से लाभ हैं, इसकी कौन सी हानियां हैं। पर्यावरण शिक्षण में पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने के उपाय तथा उनका संरक्षण करना सिखाता है। पर्यावरण के अगर हम सभी लोग जहां रहते हैं तो हमारी एक समाज के प्रति हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी, परंतु अगर हालिया जो हम सभी लोग आंकड़ों को देखें तो ये हमारे प्रति नुकसानदेह हो रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। 47 डिग्री 48 डिग्री इतना टेम्परेचर हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग तापमान हो रहा है। तो पर्यावरण शिक्षण क्या करता है, पर्यावरण से होने वाले जो हानियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो कौन सी समस्याएं हैं तथा उससे निपटने के लिए उसका क्या उपाय है, या फिर हम पर्यावरण को अपने कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें जागरूक करने का कार्य करता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि तापमान अधिक है तो हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो वही कहने का तात्पर्य है कि जो पर्यावरण शिक्षण है दोस्तों, नागरिक चेतना को बढ़ाता है, जो भी हमारी समस्याएं हैं उनके बारे में हमें जागरूक करने का कार्य करता है, या फिर समस्याएं जो उनसे कैसे निपटा जाए इन सब के बारे में हमें उपाय बताता है या फिर हमारा मार्गदर्शन करता है। अब हम पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्यों पर बात करेंगे। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो जीन पियाजे जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी हैं, इनके कथनानुसार क्या कहा गया इनके द्वारा। अच्छा, ये कथन आते भी हैं, हालांकि सीटेट जो होता है दोस्तों हमारा फैक्चुअल कम होता है, उसमें फैक्ट अपेक्षाकृत कम पूछे जाते हैं। जिन भाइयों बहनों के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, सोचने की क्षमता उनमें अच्छी होगी, उनका सीटेट थोड़ा आसान हो जाता है। तो जीन पियाजे जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा क्या कहा गया, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग निम्न उद्देश्यों को समझते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, जीन पियाजे के द्वारा यह कहा गया है कि दोस्तों कि बच्चे जो होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अपनी यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे कोई भी बच्चा है दोस्तों, वह देखता है कौन सी विभिन्न प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों आपको देखता है, तो उसके बारे में वो अपनी एक सोच या एक प्रकार की अपनी समझ का निर्माण करता है। मान लीजिए कोई एक वस्तु देखा उसने, तो उस वस्तु के बारे में कई प्रकार की बातें वह सोचता है। तो ये कह सकते हैं वो उस वस्तु के प्रति अपनी समझ का सृजन करता है कि वह कितना उस वस्तु के बारे में समझ रहा है, कितना उसके बारे में सोच सकता है। अच्छा, विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनमें पर्यावरण के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए, अर्थात साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। तो संपूर्ण दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या है कि उसके अच्छे पहलुओं पर भी बात करी जानी चाहिए, उसके निगेटिव पहलुओं पर भी बात करी जानी चाहिए कि अगर हमारा पर्यावरण एनवायरनमेंट हमारा अच्छा रहता तो उसके लाभ कौन से रहेंगे, अगर उस पर हमारे पर्यावरण के प्रति विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो उसकी हानियां कौन सी रहेंगी। तो इन सब पर बात करी जानी चाहिए। तो वही कहने का मतलब है कि साकल्यवादी दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। अगला हमारा क्या बिंदु है, पर्यावरण के विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचि, कल्पना, स्मरण आदि का विकास होना चाहिए। तो हम सभी लोग एक को समझते चलेंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, जिज्ञासा, रुचि, कल्पना, स्मरण आदि का विकास किया जाना चाहिए। तो जो पर्यावरण के विद्यार्थी हैं, जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है कि किसी चीज को जानने के बारे में वो उत्सुक हो। मान लेते हैं कि हम किसी ट्रिप पर गए, उन्होंने कोई नई चीज देखी, तो उसके बारे जानने के बारे में वो जिज्ञासा अपनी प्रकट करें, उसमें रुचि दिखाएं, उसके बारे में 4 बातें सोचें कि किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है या किस प्रकार या बेहतर और बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। और उनको याद भी रखें, अपनी स्मृति में याद भी रखें ताकि उनकी समझ का अच्छे से विकास हो सके। अगला हमारा बिंदु क्या है, आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना और उनमें सक्रिय भागीदारी को उनको सुनिश्चित करना।
जो पर्यावरण के विद्यार्थियों को परिचित कराना, आसपास का जो वातावरण है उसमें जो चीजें शामिल हैं उनके बारे में उनको परिचित कराना, उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगला हमारा बिंदु है प्राकृतिक विभिन्नता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में जागरूक किया जाना अर्थात उन्हें बताया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि हमारा वातावरण विभिन्नता से भरा हुआ है, जो हमारा प्राकृतिक विभिन्नता है, जैसे कि कह सकते हैं कि देखिए जो मनुष्य है वह भी सेम नहीं, उसमें भी बनावट, आकार, रंग, रूप आदि में विभिन्नता है। पेड़ पौधे भी एक प्रकार से नहीं है, तो सब में विभिन्नता भी है। तो जो ये प्राकृतिक विभिन्नता, इसके जिम्मेदार कारण कौन से हैं, इसके बारे में उनको जागरूक किया जाना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें उचित जानकारी प्रदान करी जानी चाहिए कि ये विभिन्न क्यों है, अलग अलग क्यों है। अगला हमारा बिंदु है विद्यार्थियों को इस बारे में बताया जाना चाहिए कि पर्यावरण हमारी धरोहर है। विद्यार्थियों को क्या करें, हम इस बारे में बताएं कि पर्यावरण हमारी धरोहर है, हम उसके पालक हैं, ठीक है। अतः भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को हम इस बारे में बताएं कि जो पर्यावरण हमारी धरोहर है, हम उसके पालक हैं, ठीक है। अतः भौतिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना चाहिए। तो इस बिंदु को समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों उन्हें बच्चों को यह सिखाएं। देखो एक वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं छोटे, वो एक कोरा कागज होते हैं, हम उस पर क्या लिखते हैं उससे वो प्रभावित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण के प्रति उनकी सकारात्मक सोच का हम सभी लोग विकास करें, ठीक है, ताकि वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। तो पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। जो हमें मिला है दोस्तों ये खत्म भी हो सकता है, उनको ये बताया जाना चाहिए। अगर हम उसका उचित देखभाल नहीं करेंगे तो इसके अपने नकारात्मक परिणाम होंगे। तो पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम उसके पालक हैं। जो हमारा परिवेश है उसके प्रति उनको हम जागरूक करें, और अगर हमारे परिवेश को कोई हानि होती है तो उसके प्रति तो अपनी विनम्रता बरतें या संवेदनशीलता का विकास करना चाहिए। इसीलिए हमें उनमें अगला बिंदु हमारा है कि विद्यार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक मूल्य भावनाओं का विकास हो, ताकि वह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार हो सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए। जो जागरूकता है और संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए। देखो प्रत्येक बच्चे की अपनी संस्कृति होती है, ठीक है, जिसमें पला बढ़ा है तो उसके प्रति वो उसके प्रति उसका अपना झुकाव भी होगा। तो किसी भी बच्चे को उसको उसमें सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास किया जाना चाहिए, जिससे उसके जो सामाजिक मूल्य, उसके नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, भावनाएं आदि का विकास करना चाहिए, ताकि वह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके। ठीक, उसमें नकारात्मकता न घर करने पाए, नकारात्मकता न बैठने पाए, वह सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा? तो अगला बिंदु हमारा दोस्तों है कि पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में उचित जानकारी प्रदान करी जानी चाहिए। तो पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण के बारे में उचित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। तो जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनके बारे में हमको बताना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, किस प्रकार से ये पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो यातायात संसाधनों की निरंतर वृद्धि हो गई आपकी, ठीक है, पेड़ों की कटाई लगातार हो गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पर बल दिया जा रहा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में उचित जानकारी हमें प्रदान करनी चाहिए। अगला हमारा बिंदु क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना चाहिए, अर्थात वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में उनकी समझ को उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा बिंदु क्या है? विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। तो कोई भी विद्यार्थी हो, ठीक है, वो समाज से बाहर का तो रहेगा नहीं, तो सामाजिक समस्याओं के बारे में उसको जागरूक तो होना ही चाहिए। तो सामाजिक समस्याओं से उसको अवगत कराना चाहिए तथा वास्तविक जीवन की चिंताओं के विषय में समझ उत्पन्न कराना चाहिए। जो वास्तविक जीवन से संबंधित जो चिंताएं हैं उसके बारे में उसकी समझ उत्पन्न हो सके। क्योंकि वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि रियल और रियल में अंतर होता है। तो जो वास्तविक जीवन है दोस्तों, उसके बारे में कौन कौन सी परिस्थितियां उसको वास्तविक जीवन में जिनका सामना करना पड़ सकता है, तो उसके प्रति बेहतर समझ का विकास किया जाना चाहिए। और विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी विद्वान चाहे ही कितना हो, परंतु अगर उसमें अच्छे गुण नहीं, अच्छा उसका चरित्र नहीं, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह नगण्य है, शून्य के बराबर ही है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम देखो दोस्तों, हम सभी लोग समाज में रहते हैं, तो हम सबकी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। तो वही कहने का तात्पर्य कि अच्छे नागरिक के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। अगला बिंदु हमारा सार्थक अधिगम हेतु कक्षा कक्ष की गतिविधियों को विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना और उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसी भी चीज को सीखने के लिए
कहने का तात्पर्य इस बिंदु का क्या है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए जिज्ञासा होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज को बेहतर से समझ नहीं सकते। कोई भी जबरदस्ती थोपी गई चीज आपको बोझ लगने लगेगी। तो वही कहने का तात्पर्य सार्थक अधिगम हेतु, एक अच्छे या एक बेहतर अधिगम हेतु कक्षा कक्ष की जो गतिविधियां हैं उनको विद्यालय के बाहर के परिवेश से जोड़ना चाहिए। तो कक्षा कक्ष में जो भी गतिविधियां करी जा रही हैं वो उनको हम विद्यालय के बाहर जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ना चाहिए, ताकि बेहतर जो विद्यार्थी अच्छे से समझ सकें, उसको अच्छी से सोच उसके बारे में, उनका अच्छे से सोच का विकास हो सके, तथा कोई भी चीज जो समझ में ना आए उनसे ठीक है जो चीज अछूती रहने लगे तो उसके बारे में उनको प्रश्न पूछने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। ऐसा हो सकता है दोस्तों थोड़ा फास्ट लगे, पर मैं चाहता हूं आप सभी लोग जो लास्ट के 10-15 दिन 20 दिन बचे हुए हैं इसमें जल्दी से जल्दी आप सभी लोगों का रिवीजन हो जाए। तो अगला हमारा बिंदु कौन सा है कि विद्यार्थियों में निम्नलिखित कौशलों का विकास होना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उसमें निम्नलिखित कौशलों का विकास होना चाहिए। अब जो कौशल रहते हैं, कौशल को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसा कि जब हम बाद में प्रश्न कर रहे होंगे तो उस पर देखेंगे उसमें कौन कौन से प्रश्न कौशल हैं। तो पहले कौशल से संबंधित है, तो पहला हमारा क्या है, अवलोकन करना। अवलोकन करना दोस्तों, तो अवलोकन जो है उसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ध्यान से देखना, उसके गुणों दोषों आदि के बारे में विचार करना, ठीक है। तो अवलोकन को और हम क्या क्या कह सकते हैं, पहचानना हो गया आपका, जानकारी इकट्ठा करना हो गया, रिकॉर्ड करना हो गया। इसको और क्या क्या कहा जा सकता है अवलोकन को, इसके अन्य नाम क्या क्या हम कह सकते हैं कि जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना, ये हो गया आपका जानकारी इकट्ठा करना, पहचानना, पहचानना, पहचानना हो गया, रिकॉर्डिंग करना हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल है। रिकॉर्डिंग करना, तो खैर अवलोकन को समझते हैं अच्छे से। सामान्य तौर पर अवलोकन का अर्थ होता है दोस्तों ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना चीजों को। इसमें मानसिक तथा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, ठीक है। अवलोकन कौशल में जो जैसे मान लेते हैं कि विद्यार्थी पेड़ पौधे या फिर जानवर या किसी भी प्रकार की जो अन्य चीजें उनको गौर से देखता है और उनकी पहचान करता है, ठीक है। उनके विषय के बारे में जानकारी एकत्र करता है, फिर उसके बारे में लिखने की कोशिश करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड करता है। तो इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं अवलोकन का रिकॉर्डिंग भी है। तो समझते हैं इसको। सामान्य तौर पर अवलोकन का अर्थ है होता है कि ध्यान से देखना। जब आप सभी लोग अवलोकन के अंतर्गत जो अवलोकन कौशल होता है उसमें किसी भी चीज को आप बेहतर तरीके से देखेंगे ताकि उसके गुण एवं दोषों पर विचार कर सकें। इसमें शारीरिक तथा मानसिक, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं। अवलोकन कौशल में विद्यार्थी पेड़ पौधे जानवरों या किसी भी प्रकार की कोई अन्य चीज को गौर से देखता है, उसको पहचानता है, पहचानने की कोशिश करता है या आखिर कौन सी चीज है या क्या है, या उसके बारे में जानकारी को एकत्र करता है। पहले वह किसी भी चीज को क्या करेगा, मान लेते हैं कोई ये वस्तु है, ठीक दोस्तों, पहले इसको यह देखेगा, फिर इसके बारे में जानकारी एकत्र करेगा, फिर उसके बारे में लिखने की कोशिश करेगा, फिर अंत में वो क्या करेगा, लिखेगा जो भी जानकारी एकत्र करेगा। तो ये प्रश्न कह सकते हैं रिकॉर्ड करता है। तो वही कहने का तात्पर्य फिर उसके बारे में लिखने की कोशिश करता है और हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड करता है। तो अवलोकन का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ध्यान से देखना। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यातायात संसाधन हमें क्या जो होते हैं उसका अवलोकन करता है कोई विद्यार्थी, उनको पहचानता है। क्या अवलोकन करने क्या करता है, कोई जैसे कि कोई यातायात संसाधन जैसे कार है आपका, ठीक है, साइकिल है, सभी हैं, पेट्रोल से चलते हैं या फिर डीजल से चलते हैं। उसके बाद में तेल से चलने वाले और बिना तेल से चलने वाले यातायात संसाधनों के नाम उचित पूर्वक लिख सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं किसी विद्यार्थी के द्वारा यातायात संसाधनों को लेकर के कुछ अवलोकन किए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या देखता है कि कुछ जो यातायात संसाधन है पेट्रोल से चलते हैं या फिर डीजल से चलते हैं, और या उसमें वह देखता है कि कौन से यातायात संसाधन ऐसे हैं जो तेल से चलते हैं या फिर बिना तेल के चलते हैं। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक साधन हो गए, वो एक ऑप्शन कह सकते हैं कि तेल से नहीं चलते हैं, ना ही पेट्रोल डीजल से चलते हैं, ठीक है, और वो बिना तेल के चलते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। और तेल से चलने वालों की बात की जाए तो आपके बहुत सारे जैसे कार हो गई या टैक्सीज वगैरह, तो कह सकते हैं कि मतलब ये सभी तेल से चलते हैं। तो उनके बारे में वो अच्छे से अध्ययन करने के बाद उचित पूर्वक उसके बारे में लिख सकता है कि कौन से तेल से चलते हैं, कौन से नहीं चलते हैं। तो वही है यातायात साधनों का
अवलोकन करके, यातायात साधनों का अवलोकन करके कोई भी विद्यार्थी यह पहचान लेता है कि यातायात साधन पेट्रोल से चलते हैं या डीजल से चलते हैं, और उसके बाद वह तेल से चलने वाले और बिना तेल से चलने वाले यातायात संसाधनों का उचित पूर्वक वर्गीकरण कर सकता है या लिख सकता है। तो कौशल को दोस्तों हम सभी लोग अच्छे से समझेंगे। अवलोकन का तात्पर्य यह हो गया किसी भी चीज को ध्यान से देखना, उसके बारे में अध्ययन करना। तो मान लेते हैं ये यातायात संसाधन कुछ है, ठीक है दोस्तों, इनका किसी भी विद्यार्थी के द्वारा अवलोकन किया गया। तो उसमें पहले उसने देखा कि कौन तेल से चलते हैं, तेल से चलने वाले, तेल से चलने वाले, और ये हो गए आपके बिना तेल से चलने वाले, बिना तेल से चलने वाले, तेल से चलने वाले, बिना तेल से चलने वाले, ठीक है। तो किसी भी यातायात संसाधन को मान लेते कोई ग्रुप दिया गया है, उसमें पहले उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, फिर वह सोचेगा दोस्तों कि ये कौन तेल से चलते हैं या फिर बिना तेल से चलते हैं, कौन से यातायात संसाधन पेट्रोल डीजल से चलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो ये सब आप सभी लोगों का अवलोकन के अंतर्गत शामिल हो गया। अगला हमारा दोस्तों कौशल कौन सा है कि वस्तुओं का विभेदीकरण करना। तो वस्तुओं के विभेदीकरण पर बात करते हैं। तो जो ये यातायात संसाधनों से संबंधित जो आपका उदाहरण हमने ऊपर इस्तेमाल किया, तो उसी को लिहाज से हम सभी लोग विभेदीकरण पर बात करेंगे। जैसे उपयुक्त दिए हुए उदाहरण से विद्यार्थियों ने यह पता लगा लिया कि कौन से वाहन ऐसे हैं जो तेल से चलते हैं या फिर बिना तेल से चलते हैं, तो इसी को हम विभेदीकरण कहेंगे। तो हमने क्या बनाया था, जैसे मान लेते हैं किसी ये ग्रुप है आपका, इसमें ये विभिन्न प्रकार के यातायात संसाधन है, ठीक है। तो इनको किसी भी विद्यार्थी के द्वारा पहले अवलोकन किया गया। मान लेते हैं ये कोई विद्यार्थी है, तो पहले इसके द्वारा इसका क्या किया गया, अवलोकन किया गया। पहले इसने इसका अवलोकन करा, फिर उसने क्या पाया कि इसमें जो ये ग्रुप है इसमें तेल से भी चलने वाले संसाधन है और बिना तेल से भी चलने वाले हैं। तो उसने सोचा कि मान लेते हैं कि ये जो है दोस्तों ये तेल से चलने वाले संसाधन है, ये तेल से चलते हैं, ये तेल से चलते हैं, और ये बिना तेल से चलते हैं। ये तेल से चलते हैं, ये बिना तेल से चलते हैं, ठीक है। अब इनको उसने क्या करा, ये इस ग्रुप में दिए हुए, अब उसने क्या करा, इस ग्रुप से उनका विभाजन करके उनको अलग कर दिया, पृथक कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, इनको पृथक कर दिया, पृथककरण कर दिया उनको पृथक कर दिया। तो यही जो प्रक्रिया दोस्तों ये क्या कहलाएगी, विभेदीकरण कहलाएगी, वस्तुओं का विभेदीकरण। ये क्या कहलाएगा, वस्तुओं का विभेदीकरण, वस्तुओं का विभेदीकरण, ये हो गया वस्तुओं का विभेदीकरण। तो विद्यार्थी ने क्या करा, यातायात संसाधनों को अवलोकित किया, फिर उसने क्या पाया कि कौन से यातायात संसाधन ऐसे हैं जो तेल से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं या इलेक्ट्रिक साधन है। फिर उसको उसने अलग अलग कर दिया। तो वही कहने का तात्पर्य है कि वस्तुओं का विभेदीकरण करना। उपयुक्त दिए हुए उदाहरण से विद्यार्थियों ने यह पता लगाया कि कौन से तेल से चलने वाले हैं, कौन से बिना तेल से चलने वाले हैं। इसी को हम सभी लोग विभेदीकरण करेंगे। अगला हमारा दोस्तों अवलोकन कौशल जो हमारा कौशल है वह कौन सा है, तो वस्तुओं की तुलना करना एवं वस्तुओं का वर्गीकरण करना। अगला हमारा कौशल कौन सा है, वस्तुओं की तुलना करना, एक मिनट दोस्तों, अगला हमारा वस्तुओं की तुलना करना एवं वस्तुओं का वर्गीकरण करना, ये हमारा अगला कौशल है। तो वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना से संबंधित कौशल से कोई भी विद्यार्थी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में समानता या असमानता अर्थात उनके मध्य अंतर को प्रकट करने का कार्य करता है और वस्तुओं को एक विशेष समूह में रखता है, जिसे हम एक प्रकार से कह सकते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है कि पहले हम उसके गुण एवं दोषों के आधार पर किसी भी चीज को विभाजित करें, फिर उसको अलग अलग, जैसे आप सभी लोगों ने प्रारंभ में, हाई स्कूल, इंटर में केमिस्ट्री आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो आवर्त सारणी वगैरह के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो उसमें क्या करा गया, किसी भी कैटेगरी में एक विशेष वस्तु को स्पेसिफाई किया गया, उसको अलग अलग किया गया, तो उसी को हम सभी लोग वर्गीकरण कहेंगे। जैसे बायोलॉजी में आप सभी लोगों ने
आर्थ्रोपोडा वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या किया गया है, जैसे कि बहुत सारे कीट वगैरह हैं जो उनको अलग किया गया, उनको गुणों के आधार पर ठीक है, फिर उनको सारणीकृत किया गया, एक अलग कैटेगरी में रखा गया, तो सभी वर्गीकरण कहलाएंगे। अच्छा, इस टॉपिक के लिहाज से समझते हैं कि वस्तुओं की तुलना एवं वर्गीकरण करना से संबंधित कौशल में कोई भी विद्यार्थी किन्हीं दो वस्तुओं के बीच समानता एवं असमानता अर्थात उनके मध्य अंतर को प्रकट करता है। तो मान लेते हैं कोई एक ग्रुप है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, ठीक है। तो उसमें वो क्या देखेगा कि इसमें मान लेते हैं कि इसमें कुछ समानताएं हैं, इनमें कुछ समानताएं, ठीक है। और ऊपर का ये हो गया, इसमें कुछ समानताएं, ये दोनों इसमें कुछ समानताएं, ठीक है, किंतु ये इससे अलग है, किंतु ये मान लेते हैं ए कॉलम हो गया आपका, ये बी कॉलम हो गया, तो ये इससे अलग है। तो उसने क्या करा, वस्तुओं की तुलना में उसने किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य में समानता या असमानता अर्थात उनके मध्य अंतर को प्रकट करा। इसके कुछ गुण अपने होंगे, तो उसी के लिहाज से उसने क्या करा, ये समान है वस्तुएं, ये भी समान है, किंतु ये इससे अलग है, ठीक है। तो इनको क्या करा, फिर वस्तुओं को एक विशेष समूह में रखता है। फिर जो ये चीजें दोस्तों, इनको अलग स्पेसिफाई कर दिया कि कैटेगरी ये ए हो गई आपकी और ये कैटेगरी आपकी बी हो गई, ठीक है। तो उसने क्या करा, इनको अलग अलग कर दिया। तो वो कहेंगे हम उसने वस्तुओं का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है, कि इसमें समानता एवं असमानता के आधार पर उसने अलग कर लिया। फिर जो जिन जिन वस्तुओं में आपस में समानता थी उनको क्या करा उसने, उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया, ए में रख दिया और बी में रख दिया। तो ए में जो शामिल वस्तुएं उनमें अपनी समानता है, बी में शामिल वस्तुओं में अपनी समानता है, हालांकि ए और बी एक दूसरे से अलग हैं, समान नहीं है। तो वस्तुओं की तुलना में वर्गीकरण करना के कौशल में अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी क्या करेगा, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच समानता एवं असमानता अर्थात उनके मध्य अंतर को प्रकट करता है और वस्तुओं को एक विशेष समूह में रखता है, जिसे हम एक प्रकार से वर्गीकरण कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि वस्तुओं की तुलना में वर्गीकरण करना में आप सभी लोगों को अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला हमारा कौशल क्या है, वस्तुओं के बीच में सहसंबंधता स्थापित करना। अगला हमारा कौशल क्या रहेगा, वस्तुओं के बीच में सहसंबंधता स्थापित करना। तो इसमें क्या है, विद्यार्थियों के द्वारा यह देखा गया कि साइकिल जो अन्य यातायात संसाधनों जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनकी अपेक्षा धीरे चलती है। जो साइकिल होती है अन्य यातायात संसाधन जैसे कि आपके कार हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, तो इसकी अपेक्षा धीरे चलती है, परंतु साइकिल से धुआं नहीं निकलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि साइकिल से धुआं नहीं निकलता है, बल्कि अन्य यातायात संसाधनों से धुआं निकलता है। तो इसी तरह विद्यार्थी ने वस्तुओं के बीच एक नई संकल्पना को जोड़ दिया। उसने क्या देखा, पिछले कौशल में हमने क्या देखा, वस्तुओं के बीच में तुलना एवं वर्गीकरण करना, ठीक है। अगला हमारा कौशल है कि सहसंबंधता को स्थापित करना, अर्थात किसी उसके बारे में एक समझ या सोच का विकास करना या नई संकल्पना का विकास करना। तो उसने क्या देखा, विद्यार्थियों की तरह यह देखा कि जो साइकिल है दोस्तों वो अन्य यातायात संसाधनों से तो धीरे चलती है, ठीक है, परंतु साइकिल से धुआं नहीं निकलता। धुआं क्या होता है, नहीं निकलता है, बल्कि अन्य यातायात संसाधनों से धुआं निकलता है। तो इस तरह उसने क्या करा, एक नई संकल्पना को जोड़ दिया। उसने यह तो पाया, जैसे जब साइकिल की तुलना उसने अन्य यातायात संसाधनों से करी तो उसने यह तो पाया दोस्तों कि वह अन्य यातायात संसाधनों की अपेक्षाकृत धीमे चलती है, ठीक है, किंतु वो अन्य यातायात संसाधनों की अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण में उसका कोई योगदान नहीं, वह धुआं नहीं निकालती। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसके द्वारा एक नई संकल्पना का विकास किया गया, एक नई सोच का विकास किया गया। तो वही है कि वस्तुओं के बीच में सहसंबंधता को स्थापित करना, आपका ये कौशल हो गया। अगला हमारा कौशल कौन सा है, किसी भी चीज के बारे में पूर्वानुमान लगाना, कल्पनापूर्वक बनाना। मान लेते हैं कोई चीज, पूर्वानुमान का तात्पर्य क्या है कि किसी भी चीज के बारे में अपनी एक अलग सोच का विकास करना, उसके बारे में कि वह कोई भी चीज या कोई वस्तु कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, उसके बारे में एक अनुमान लगाना, एक प्रकार से हम पूर्वानुमान कह सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम सभी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके बारे में अगर हमारा एग्जाम अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, तो ये सभी पूर्वानुमान के अंतर्गत है। खैर अपने बिंदु पर आते हैं वापस। जैसे कि विद्यार्थी ने सोचा, मान लेते हैं अगर किसी दिन तेल खत्म हो जाएगा तो यातायात संसाधन जो कि पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं वह सभी नहीं चलेंगे, बल्कि साइकिल चलती रहेगी। तो उसके अंदर एक नई सोच का विकास हुआ, उसने उसका कारण भी दिया। अच्छा, बार बार जो परीक्षण के बाद जो परिकल्पनाएं हमारी होती हैं गलत नहीं होती हैं,
तो सिद्धांत बन जाती हैं। तो किसी विद्यार्थी ने सोचा कि अगर किसी दिन तेल खत्म हो जाएगा, तेल जो है किसी दिन, जैसे जो पेट्रोल डीजल है उनसे जो हमारे यातायात संसाधन चलते हैं, जब पेट्रोल डीजल हालांकि लगातार उनमें गिरावट भी हो रही, जो एक समय ऐसा आएगा कि संसाधन समाप्त हो जाएंगे, तो यातायात संसाधन जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं वह सभी नहीं चलेंगे। जैसे जो हमारे यातायात संसाधन पेट्रोल डीजल से चलते हैं, जब ये समाप्त हो जाएंगे तो जाहिर सी बात ये नहीं चल सकेंगे, बल्कि साइकिल तो चलती रहेगी, क्योंकि साइकिल को चलाने में इनका कोई योगदान नहीं है। उसके अंदर नई सोच का विकास हुआ, ठीक है, तो उसका कारण भी बार बार उसका कारण भी दिया, उसने उसका कारण भी दिया। मान लेते हैं कि जैसे उसने कहा कि यातायात संसाधन नहीं चलेंगे, तो क्यों नहीं चलेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएंगे तो नहीं चलेंगे, तो एक तरह से उसका कारण ही तो हुआ। और कह रहा है कि बार बार परीक्षण के बाद परिकल्पना गलत नहीं होती, तो वह सिद्धांत बन जाती है। कि जो भी बार बार परीक्षण करे जाते हैं, परिकल्पनाएं जब गलत नहीं होती हैं, तो वह क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा कौशल है समस्या को पहचानना और उसका हल सुझाना। किसी भी समस्या को पहचानना दोस्तों और उसके हल को सुझाना। तो हमारा अगला कौशल कौन सा है, किसी भी समस्या को पहचानना और उसको हल सुझाना। अच्छा, कोई भी दैनिक जीवन की भी बात करें तो किसी समस्या को सुलझाना ही बेहतर लगेगा, ना कि उससे भागना। मान लेते हैं कि किसी चीज में आपकी तैयारी कमजोर है, या किसी भी शब्द कोई भी ऐसी सब्जेक्ट जो आपकी कमजोर है, तो उससे भागने की बजाय आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, थोड़ा अधिक समय दीजिए। तो वही कहने का तात्पर्य है कि समस्या को पहचानना एवं उसका हल सुझाना। क्या दिया हुआ है, पहले इसको समझते हैं कि विद्यार्थियों ने पाया तेल से चलने वाले यातायात संसाधन से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे उसे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण से क्या होता है, लोगों को खांसी आती है, अन्य वायरल बीमारी हो जाती है, तबीयत भी खराब होती है। तो उसके द्वारा उसने यह निष्कर्ष निकाला, विद्यार्थियों के द्वारा क्या निष्कर्ष निकाले गए, जितना कम हो सके उतना हमें तेल से चलने वाले यातायात संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो समस्याओं को पहचानना और हल को सुझाना। तो क्या हुआ, जैसे कि आप विद्यार्थी ने क्या पाया कि पर्यावरण प्रदूषण से लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, पर्यावरण प्रदूषण में यातायात संसाधनों का एक बड़ा भाग है, क्योंकि हम यातायात संसाधनों को आराम से एक उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम सभी लोग समझेंगे। तो जो ये पर्यावरण प्रदूषण फैलते हैं उससे अनेक प्रकार की बीमारी फैलती हैं। तो उसका तात्पर्य क्या हुआ, उसका निष्कर्ष उसके द्वारा क्या निकाला गया, उसके द्वारा बच्चों के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा निष्कर्ष क्या निकाला गया, जितना कम हो सके उतना तेल से चलने वाले यातायात संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे समस्या का समाधान हो सकेगा। तो पर्यावरण शिक्षण हमें यह भी बताता है कि किसी भी समस्या को कैसे पहचानना है और उसके उपाय क्या हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात करता है पर्यावरण शिक्षण। अगला हमारा किसी तथ्य की जांच करना एवं निष्कर्ष निकालना। अगला हमारा कौशल क्या होगा, किसी तथ्य की पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत किसी तथ्य की जांच करना एवं निष्कर्ष निकालना। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, जो अवलोकन के अंतर्गत हम सभी लोगों ने उदाहरण लिया था उसमें उन्होंने क्या निकाला निष्कर्ष, कि विद्यार्थियों ने अपनी कल्पना से जो यातायात को लेकर के आरंभ से जिसके बारे में बात हो रही है, तो उन्होंने अपनी कल्पना से क्या निष्कर्ष निकाला कि सभी तेल से चलने वाले वाहन जो होते हैं प्रदूषण फैलाते हैं। उन्होंने अंतिम रूप से क्या पाया, उन्होंने अंतिम रूप से दोस्तों यह पाया कि जो भी तेल से चलने वाले यातायात संसाधन होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं, समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको क्या करना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। तो ये हो गया एक प्रकार का उनका निष्कर्ष, एक फाइनल एक प्रकार से हम कह सकते हैं वह उनका निष्कर्ष हो गया। यह अगला हमारा संवेदनशील बनाना। अगला कौशल कौन सा हमारा है कि संवेदनशील बनाना। बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गया और उसने सोचा कि अगर इस तरह के पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहा तो एक दिन पर्यावरण जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब उसने पर्यावरण को पढ़ा, अच्छे से जाना, उसको समझा, उसकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, जब उसके बारे में बच्चे ने अच्छे से समझा तो उसने क्या पाया कि पर्यावरण से अपनी कल्पना से यह निष्कर्ष निकाला कि सभी तेल, उसने क्या निष्कर्ष निकाला दोस्तों, संवेदनशील, बच्चा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो गया और उसने सोचा कि अगर इस तरह पर्यावरण प्रदूषण फैला रहा तो एक दिन पर्यावरण जीवन के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। जब बच्चे ने पर्यावरण के बारे में जागरूकता हासिल करी तो उसने क्या पाया कि अगर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण फैलता रहा तो एक दिन पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरण है दोस्तों, जीवन के लिए सुरक्षित नहीं लगे रहेगा। अगर हम सभी लोगों ने पर्यावरण की बेहतरी के लिए कार्य नहीं किया, ठीक, संवेदनशीलता का तात्पर्य क्या है कि जो भी कमियां हो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो पर्यावरण प्रदूषण जो फैल रहा है उसको हमें बेहतर किया जाना चाहिए, उसके प्रति पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, यातायात संसाधनों की कमी की जानी चाहिए। तो सभी जो उपाय हैं उसको संवेदनशील बनाते हैं बच्चे को, उसके पर्यावरण के, क्योंकि वह पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गया है।
अगला हमारा कौशल क्या है? चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, आरेख, लेखा चित्र आदि को पढ़ना और उसको बनाना। विद्यार्थियों ने चित्रों, चार्ट आदि के माध्यम से यह जाना कि तेल से चलने वाले वाहन कितना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यदि पर्यावरण को प्रदूषण रहित स्वस्थ बनाना है, पर्यावरण प्रदूषण से रहित रखना है, जो पर्यावरण हमारा है उसको प्रदूषण से रहित करना चाहिए और स्वस्थ रखना चाहिए, तो हमें तेल से चलने वाले यातायात संसाधनों में कमी करनी होगी। हालांकि दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण के प्रति निहायत रूप से सिर्फ एक ही कारक जिम्मेदार नहीं है। हम सभी लोग आरंभ से ही इस कौशल में यातायात संसाधनों का उदाहरण लिए, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोग बात कर रहे हैं। यदि पर्यावरण को प्रदूषण से रहित और स्वस्थ रखना है, तो हमें तेल से चलने वाले यातायात संसाधनों में कमी करनी होगी। अगर किसी बच्चे में उपरोक्त कौशलों का विकास होता है, तब हम कह सकते हैं कि उसका अधिगम सार्थक है। तो जो उपर्युक्त हम सभी लोग जिस कौशल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम कह सकेंगे कि जैसे कि मान लेते हैं कि उपरोक्त कौशलों का किसी भी बच्चे में विकास हुआ, उसने इन कौशलों के बारे में पढ़ाई करी, ठीक है, उसके बारे में उसको जागरूकता हासिल हुई, उसने पर्यावरण प्रदूषण के प्रति अपनी चिंता जाहिर की, उसको कम करने के बारे में उसने सोचा, विचार किए, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो अधिगम है उसके द्वारा सार्थक है। तो ये चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, आरेख चित्र, लेखा चित्र आदि को पढ़ना एवं बनाना का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लेते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हो गया आपका कहने का तात्पर्य कि चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, आरेख, किसी प्रकार का कोई चित्र है, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसका इतना भाग मान लेते हैं कि इस कौशल में क्या कहा गया है? तेल से चलने वाले वाहन कितना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये मान लेते हैं कि यातायात संसाधनों के द्वारा फैलता है। यातायात आरेखण का तात्पर्य क्या होगा? चार्ट वगैरह की यातायात, ठीक है, ये एरिया आपका यातायात का हो गया। मान लेते हैं कि ये 40% हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया, अगला भाग आपका हो गया 20% का, ये हो गया आपका 20% का, ठीक है, ये भी हो गया आपका, कितना हो गया? ये मान लेते हैं 10% हो गया आपका, तो 40, 20, 60, 10, 70, ये आपका बचा कितना? 30, ये मान लेते हैं 30% हो गया। तो बच्चों ने आरंभिक रूप से जिन कौशलों का अध्ययन किया, अवलोकन करा, तो उन्होंने क्या पाया उसके बारे में कि जो यातायात संसाधन है दोस्तों, ये कहने का तात्पर्य इसमें क्या है कि विद्यार्थियों ने चित्रों, चार्ट आदि के माध्यम से यह जाना कि तेल से चलने वाले वाहन कितना अधिक प्रदूषण फैलाते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यदि पर्यावरण को प्रदूषण से रहित और स्वस्थ रखना है, तो हमें तेल से चलने वाले यातायात संसाधनों में कमी करनी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों ने जब अवलोकन करा, तो उन्होंने यह पाया कि पर्यावरण को प्रदूषण करने में यातायात संसाधनों का एक बड़ा भाग शामिल है। जैसा कि आप समझ, अगर चार्ट की बात करें तो इसके लिहाज से करीब यातायात संसाधनों का कितना % भाग शामिल है? यातायात संसाधनों का करीब 40% शामिल है। तो अन्य की अपेक्षा यह बहुत ज्यादा हुआ। तो अगर हमें क्या करना होगा? पर्यावरण को बेहतर करना होगा, उसको स्वस्थ रखना होगा, प्रदूषण रहित बनाना होगा, तो हमें यातायात संसाधनों में कमी करनी होगी। जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं, उनके स्थान पर हमें वैकल्पिक चीजों की खोज करनी होगी। जैसा कि हमने भी पहले ही बात की कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। तो यातायात संसाधनों में कमी करनी होगी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को बेहतर किया जा सके। अन्य चीजों का योगदान 20% करीब हो गया, 10% हो गया, 30% हो गया। हालांकि कोई यथार्थ आंकड़ा नहीं, मैंने आप सभी लोगों को समझाने के लिए बनाया है। तो यही कहने का तात्पर्य है कि चित्र, चार्ट, मानचित्र, रेखा चित्र, आरेख चित्र, लेखा चित्र जो भी आपके हैं, इन सबको पढ़ना और उसके बारे में बनाना, उनको जागरूकता फैलाना कि किसका योगदान अधिक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे कौशल पर दोस्तों। कौशल को समझते हैं, कौशल है क्या? तो कौशल की अगर बात करें, एक प्रकार से एक ऐसी कला है दोस्तों जिसमें हम किसी भी चीज को ठीक प्रकार से अच्छे से करना सीखते हैं। कौशल का तात्पर्य क्या है कि हम किसी भी चीज को करने में एक प्रकार से कह सकें निपुणता हासिल कर सकें, किसी चीज को अच्छे से करने में उसमें बेहतरी हासिल कर सकें किसी भी चीज को करने के लिए। तो कौशल की बात करें, कौशल है क्या? पहले इसको भी नोट कर लेते हैं।
इसमें किसी भी चीज को किसी भी चीज को ठीक प्रकार से इसमें किसी भी चीज को ठीक प्रकार से या अच्छी तरह से करना सीखते हैं। तो कौशल क्या होंगे? किसी भी चीज को हम ठीक तरह से या अच्छी तरह से करना सीखते हैं। कौशल दोस्तों दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौशल कितने प्रकार के हो गए आपके? कौशल हो गए दो प्रकार के। कौन कौन से कौशल हैं आपके दो प्रकार के? तो एक हो गया आपका जन्मजात कौशल, जन्मजात। एक हो गया आपका उपार्जित कौशल। एक हो गया जन्मजात, एक हो गया उपार्जित। तो जन्मजात में कौन कौन से शामिल हो गए आपके? जैसे हंसना हो गया, रोना हो गया, उठना बैठना, ये सभी आपके जन्मजात के अंतर्गत शामिल हो गए। ठीक है। उपार्जित कौशल का तात्पर्य क्या है? जो बाद में सीखे जाते हैं। वातावरण में हमें जो भी मौका मिलने पर जिन चीजों के बारे में सीखते हैं, उनमें निपुणता हासिल करते हैं, वो सभी आपके उपार्जित के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो जन्मजात में कौन कौन से शामिल हो गए? हंसना, रोना, ये सभी आपके जन्मजात हो गए। ठीक है। उपार्जित में क्या होगा? वातावरण में इसको भी नोट कर लेते हैं। वातावरण में मौका मिलने पर सीख लेना। ठीक है। ये हो गया आपके उपार्जित लक्षण। तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है जो बाद में सीखे जाते हैं, जन्म के बाद में जो सीखे जाते हैं, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करना पड़ता है, हमें अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि किसी भी भाषा को सीखना। ठीक, मान लेते हैं आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो आप सभी लोगों को क्या करा? उपार्जित कौशल के अंतर्गत आप सभी लोगों ने अंग्रेजी को अच्छे से पढ़ा और उसको सीखा, या फिर संस्कृत को आपने अच्छे से पढ़ा, उसमें निपुणता हासिल करी, तो सभी आपके उपार्जित कौशल के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, किसी भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, किसी भी जो कोई भी कौशल है, उसका किसी प्रकार के खास लिंग से संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का जो कौशल है वह किसी भी लिंग के द्वारा सीखा जा सकता है। हम यह नहीं कह सकते कि महिलाओं को अंग्रेजी अच्छी आती है, सिर्फ पुरुषों को अंग्रेजी अच्छी आती है। कोई भी व्यक्ति या किसी भी लिंग के अंतर्गत, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी भी अभ्यास को जो किसी भी कौशल को अभ्यास करके वो अच्छे से सीख सकती है। ठीक है। तो ये सभी उपार्जित के अंतर्गत हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो ये तो हो गया कौशल, जन्मजात कौशल हो गए, उपार्जित कौशल हो गए। किसी भी के जो ये कौशल है किसी लिंग विशेष से संबंधित नहीं है, लिंग विशेष से संबंधित नहीं, कि खास कि एक विशेष लिंग से संबंधित व्यक्ति इसको सीख सकते हैं। अब सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात करें तो व्यक्तिगत कारक हो गए, वातावरणीय कारक हो गए। क्योंकि हम यह भी कह सकते हैं कि दोस्तों, हमने पहले भी बात वो की थी कि बच्चा एक प्रश्न हम कह सकते हैं कि कहावत है कि कोरे कागज के समान है, उसको कैसे ढालना है, वो कैसे आगे चल करके उसका फ्यूचर कैसे होने वाला है, या समाज, पर्यावरण, परिवार, इन सबसे निर्धारित होता है या इस सबसे प्रभावित भी होता है। तो वही कहने का तात्पर्य, जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो कुछ तो हो गए आपके व्यक्तिगत कारक, ठीक है, और कुछ हो गए आपके वातावरणीय कारक। तो इनको नोट करते हैं, समझते हैं कि व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत क्या क्या होगा? ये हो गया आपका ए,
ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तो ए के अंतर्गत व्यक्तिगत कारकों में क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत कारक में आपकी बुद्धि हो गई, रुचि हो गई, जिज्ञासा हो गई, इच्छा हो गई, परिपक्वता, अभिप्रेरणा, ये सभी क्या होंगे, व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आएंगे। अच्छा क्यों, मान लेते हैं अगर किसी भी चीज को सीखने के हमारे अंदर रुचि ही नहीं होगी, जिज्ञासा ही नहीं होगी, या उसको उसके प्रति किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर वो मोटिवेशन ही नहीं होगा, तो कैसे हम उसको सीख पाएंगे। तो यही कहने का तात्पर्य है कि सीखने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत कारक प्रभावित करते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने सीटेट का एग्जाम देने के लिए आप सभी लोगों ने ठाना है दोस्तों, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें आपकी जिज्ञासा भी है, रुचि भी है, इसके प्रति आप मोटिवेट भी हैं, हमें कुछ लाइफ में करना, इसीलिए आप सभी लोग एग्जाम भी दे रहे हैं। तो व्यक्तिगत कारक में कौन कौन से हो जाएंगे आपके, बुद्धि हो गई आपकी, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, चिंता, थकान, ये सभी आपके व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत शामिल होंगे। चिंता, थकान, ये सभी व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत शामिल होंगे। अब हम सभी लोग वातावरण कारक की बात करें, वातावरणीय कारक। तो वातावरणीय कारक के अंतर्गत आपका परिवार हो गया। सबसे पहला तो आप सभी लोग परिवार से ही प्रभावित होते हैं। परिवार के जो भी संस्कार लक्षण होते हैं वो आप सब में उनकी एक झलक देखने को मिलती है। तो परिवार हो गए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि विद्यालय का अहम योगदान होता है। हमारा समाज कैसा है, हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, तो इन सबसे जो हमारा व्यवहार होता है दोस्तों वो प्रभावित होता है। ठीक है, इन सबसे जो भी हमें देखने को सीखने को मिलता है उसमें हम सभी लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जो हमारे आसपास का वातावरण होता है तो वो प्रभावित करता है। तो वातावरणीय कारकों के अंतर्गत कौन कौन हो गए आपके, वातावरणीय कारकों की अगर हम बात करें, परिवार हो गया आपका, परिवार, विद्यालय, परिवार हो गया, विद्यालय हो गए, शिक्षा की गुणवत्ता हो गई, आपको शिक्षा कैसे प्रदान करी जा रही, शिक्षा की गुणवत्ता हो गई आपकी। ठीक है, विषय का स्तर क्या है, बहुत ज्यादा कठिन है कि बहुत ज्यादा सरल है। पुरस्कार एवं दंड की नीति भी आप प्रभावित करती है आपको, पुरस्कार एवं दंड की नीति, पुरस्कार एवं दंड की नीति। तो ये तो था दोस्तों हमारा आज का चैप्टर, जो हम सभी लोगों ने अच्छे से उसको समझ लिया। उसके जो भी इस एग्जाम के जो भी दोस्तों कॉन्सेप्ट हैं सभी लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया। ठीक है, अब इनसे अगले दिन हम सभी लोग क्या करेंगे, इनसे जो भी जो भी हमारे प्रश्न बनने वाले हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसको उन पर हम सभी लोग बात करेंगे। जैसे पर आज का हमारा लेसन क्या था, पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र। तो हम सभी लोगों ने इससे सब्जेक्ट से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी के बारे में सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम सभी लोग क्या करेंगे, जैसे कि इस पाठ से संबंधित जो विगत वर्षों में जैसे जो सीटेट के द्वारा जो एग्जाम किए गए हैं, कंडक्ट कराए गए हैं, जो हुए हैं, उनमें पूछे गए जो भी प्रश्न उत्तर हैं उन सब पर चर्चा करेंगे, ताकि आप सभी लोगों को यह भी आंकड़ा हो सके, आकलन कर सकें आप अपने का कि तैयारी कितनी हुई है आपकी या कहाँ कमी रहेगी। जैसे कि पहला हमारा प्रश्न क्या है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, निम्नलिखित में से अपने कक्षा में क्या करना चाहिए। ये जनवरी 2021 में हुआ सीटेट के पेपर में आया हुआ है। तो इसी को लेकर के कल हम सभी लोग क्लास करेंगे। इससे संबंधित करीब 20 से 25 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से हम करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो हमने पढ़ाया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।